एक ऐसे कलाकार की कल्पना कीजिए जो पंजाब के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से शुरू करता है और फिर पूरे भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल सेंसेशन बन जाता है। एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में रैप को मेन स्ट्रीम बना दिया है। आज हम यो-यो हनी सिंह की कहानी और उनके असर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी पूरी बायोग्राफी को कवर करती है, मतलब करियर की शुरुआत, वो बुलंदियां, फिर वो मुश्किल दौर और वापसी की कहानी। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अकेले कलाकार ने भारतीय संगीत उद्योग, खासकर बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम उनके संगीत, उनके ब्रांड और उनकी विरासत के पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है होशियारपुर, पंजाब से, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनका असली नाम है हृदेश सिंह। जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े दिल्ली में। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो उनकी रैपर वाली इमेज से शायद मेल नहीं खाती, कि उन्होंने संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। उन्होंने लंदन के मशहूर ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक से म्यूजिक प्रोडक्शन की पढ़ाई की है। वो कोई शौकिया कलाकार नहीं थे जो बस तुकबंदी कर रहे थे। वो संगीत की तकनीक, साउंड इंजीनियरिंग और बीट मेकिंग की गहरी समझ के साथ इस इंडस्ट्री में आए थे। ये बात तो बहुतों को नहीं पता होगी। लंदन का ट्रिनेट, मतलब इससे तो पूरी इमेज ही बदल जाती है। बिल्कुल, कि वो सिर्फ एक शौकिया रैपर थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके हर हिट गाने के पीछे गहरी तकनीकी समझ थी। तो शुरुआत कैसे हुई फिर? उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 के आसपास की, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर। अच्छा। उस समय वो पंजाबी गायकों और जो अंडरग्राउंड रैपर्स थे उनके लिए बीट्स बना रहे थे। और यहीं पर उनकी खासियत उभर कर सामने आई। उनका स्टाइल उस समय के पंजाबी संगीत से बिल्कुल अलग था। अलग कैसे? मतलब उस समय भी तो पंजाबी संगीत में बीट्स होती ही थी। हाँ, पर वो सिर्फ पंजाबी ढोल को 808 ड्रम मशीन के साथ नहीं मिला रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो तुम्बी जैसी पारंपरिक आवाज को लेते थे, उसे एक डिजिटल लूप में बदल देते थे और उसके ऊपर सिंथेसाइजर की एक भारी बेसलाइन डाल देते थे। अच्छा। ब्राउन रंग गाने में ये साफ सुनाई देता है। वो वेस्टर्न हिप हॉप बीट्स के साथ ट्रेडिशनल पंजाबी फोक का एक ऐसा अनोखा मिश्रण तैयार कर रहे थे जो पहले किसी ने नहीं किया था। ये उस समय के लिए एक प्रोडक्शन क्रांति जैसा था, जिसने पंजाबी संगीत को सीधे क्लब रेडी बना दिया। तो वो पंजाब के अंडरग्राउंड सीन में अपना नाम बना रहे थे, लेकिन एक लोकल प्रोड्यूसर से नेशनल सेंसेशन बनने का सफर वो कैसे शुरू हुआ? वो कौन सा गाना था जिसने दिल्ली और पंजाब की सीमाओं को तोड़ दिया? वो दौर था 2011-2012 का, जब उनके गाने आए। ब्राउन रंग, हाई हील्स, डोप शॉप, ये गाने इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए पूरे देश में फैल गए। ब्राउन रंग तो उस समय यूट्यूब इंडिया पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये अपने आप में एक कल्चरल मूवमेंट बन गए थे। कल्चरल मूवमेंट, ये तो एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस समय भारत की जो नौजवान पीढ़ी थी वो बदल रही थी। वो ग्लोबल कल्चर से जुड़ रही थी, अपनी पार्टी कल्चर को खुलकर सेलिब्रेट करना चाहती थी। हनी सिंह ने उस पीढ़ी को उसका साउंड ट्रैक दे दिया। सही बात है। उनके गाने महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और एक बेबाक एटीट्यूड की बात करते थे, जो उस वक्त के युवाओं की एस्पिरेशंस का प्रतीक बन गया। और फिर आया अंग्रेजी बीट, वो गाना जिसे उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के साथ बनाया था। फिल्म कॉकटेल में फीचर हुआ। अच्छा, हाँ। बस वो पल था जब बॉलीवुड का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए खुल गया। बॉलीवुड में उनकी एंट्री तो किसी धमाके से कम नहीं थी। बिल्कुल। 2012 से 2014 तक ऐसा लग रहा था कि हर दूसरी बड़ी फिल्म में उनका एक गाना जरूर होता था। बिल्कुल। लुंगी डांस, सनी सनी, 4 बोतल वॉडका, पार्टी ऑल नाइट, ये सब पार्टी एंथम थे। लेकिन क्या इनमें कोई कॉमन म्यूजिकल पैटर्न था? यस। ये ऐसा क्या कर रहे थे जो बार बार हिट हो रहा था? उनका एक फॉर्मूला था जो काम कर रहा था। एक आकर्षक दोहराव वाला हुक, कैची हुक। हाँ, कैची हुक, आसान और बोलचाल वाली भाषा की लिरिक्स, और एक ऐसी बीट जो आपको नाचने पर मजबूर कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। जब आप कहते हैं कि वो एक ब्रांड बन गए थे, तो इसका मतलब सिर्फ मशहूर होना तो नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उनका नाम गाने से बड़ा हो गया था। यो-यो हनी सिंह का मतलब था एक खास तरह का स्टाइल, बड़े सनग्लासेस, सोने की मोटी चेन, चमकीली जैकेट।
इसका मतलब था एक गारंटेड हिट पार्टी सॉन्ग। फिल्म प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इमेज और उनके फैन बेस को अपनी फिल्म से जोड़ने के लिए पैसे दे रहे थे। हमारे सूत्रों के अनुसार वो एक गाने के लिए 70 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे। 70 लाख? हाँ, जो उस समय अविश्वसनीय था। वो एक चलता फिरता मार्केटिंग टूल बन गए थे। और उन्होंने सिर्फ संगीत तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है ना, उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी यो-यो हनी सिंह प्रोडक्शंस भी शुरू की। हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। वो समझ गए थे कि बॉलीवुड में सफलता टेम्पररी हो सकती है। अपनी कंपनी बनाकर उन्होंने अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे थे। अच्छा। और देसी कलाकार जैसे म्यूजिक वीडियो एल्बम ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया। जहां वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि कहानी के हीरो थे। उन्होंने खुद को एक प्रोडक्ट में बदल दिया था। लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ विवाद भी तो बहुत जुड़े। उनके गानों के बोल पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे। मैं शराबी या ब्लू आइज जैसे गानों को लेकर काफी आलोचना भी हुई। बिल्कुल, और ये उनकी विरासत का एक बहुत ही जटिल और जरूरी हिस्सा है। एक तरफ वो संगीत में क्रांति ला रहे थे, पंजाबी संगीत को नेशनल लेवल पे ला रहे थे। दूसरी तरफ उनके लिरिक्स एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सोच को बढ़ावा दे रहे थे। ये बहस आज भी जारी है कि क्या एक कलाकार की कला को उसके संदेश से अलग करके देखा जा सकता है। उनके आलोचकों का कहना था कि वो शोहरत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखते थे। तो जब वो अपने करियर के शिखर पर थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, तभी 2014 के बाद वो अचानक गायब हो गए। सचमुच वो पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से ओझल हो गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। तरह तरह की अफवाहें थी, ड्रग्स से लेकर माफिया तक, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। वो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और काला दौर था, जैसा कि उन्होंने बाद में खुद बताया। उन्होंने कुछ साल बाद सार्वजनिक रूप से ये खुलासा किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। बाइपोलर डिसऑर्डर? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें इंसान के मूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। कभी वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और कभी गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने बताया था कि वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे, उनका वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने खुद को नोएडा के अपने घर में पूरी तरह से बंद कर लिया था। लोगों से मिलना जुलना तो दूर, वो किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक होने और इस बीमारी से बाहर आने में लगभग 1.5 से 2 साल का लंबा वक्त लगा। ये दौर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जितना भी मुश्किल रहा हो, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े पैमाने पर देखें तो एक इतने बड़े स्टार का अपनी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में इतनी ईमानदारी से और खुलकर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसका असर क्या हुआ? मतलब एक सेलिब्रिटी के ऐसा कहने से समाज में क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो एक चुप्पी है, एक स्टिग्मा है, जहां लोग इसे कमजोरी मानते हैं या इस पर बात करने से डरते हैं, वहां यो-यो हनी सिंह जैसे सुपरस्टार का ये कहना कि मैं बीमार था, मैं डिप्रेशन में था, लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। सही बात है। ये उन लोगों को हिम्मत देता है जो चुपचाप इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी इस हिम्मत ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाली बातचीत को नॉर्मलाइज करने में बहुत मदद की। और उनकी इस हिम्मत का व्यापक रूप से सम्मान भी किया जाता है। और फिर उस अंधेरे दौर से निकलकर उन्होंने वापसी की। 2019 के बाद से उन्होंने फिर से संगीत की दुनिया में कदम रखा। मखना गाने के साथ उनकी वापसी हुई और उसके बाद लोका, सैयाजी और हाल ही में नागन जैसे कई हिट गाने दिए। हाँ। लेकिन क्या उनकी ये दूसरी पारी पहले जैसी ही है? नहीं, इसमें एक साफ बदलाव नजर आता है। अब वो बॉलीवुड के लिए गाने से ज्यादा रैप आधारित संगीत और अपने इंडिपेंडेंट सिंगल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने ग्लोरी नाम से एक एल्बम भी रिलीज किया, जिसे उन्होंने अपना असली रैप आधारित कमबैक बताया। ऐसा लगता है कि अब वो कमर्शियल दबाव से थोड़ा हटकर उस संगीत की ओर लौट रहे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी हिप हॉप। वो लाइव शो और अंतर्राष्ट्रीय टूर पर भी फिर से सक्रिय हो गए हैं। तो आखिर में हनी सिंह को कैसे याद रखेंगे? उनकी असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल पॉप स्टार थे या उससे कहीं ज्यादा? उनकी विरासत को समझना बहुत जरूरी है और ये कई परतों में है। सबसे पहले उन्हें भारत में कमर्शियल रैप का प्रणेता यानी पाइनियर माना जाता है। पाइनियर? हाँ, वो उन पहले कलाकारों में से हैं जिन्होंने हिप हॉप और रैप को सफलतापूर्वक बॉलीवुड की मुख्यधारा में शामिल किया और उसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। इससे पहले रैप एक बहुत ही सीमित दायरे में सुना जाता था।
इसका मतलब है कि आज हम जितने भी देसी हिप हॉप आर्टिस्ट को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता हनी सिंह ने ही बनाया है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। उन्होंने भारतीय हिप हॉप कलाकारों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। उन्होंने साबित किया कि रैप सिर्फ गली मोहल्लों का संगीत नहीं, बल्कि एक कमर्शियली सफल जॉनर भी हो सकता है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ इतनी नहीं है। उनकी कहानी शोहरत की ऊंचाइयों, उस शोहरत से आने वाले दबाव, एक गहरे व्यक्तिगत संघर्ष और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की भी कहानी है। मानसिक स्वास्थ्य की इतनी बड़ी लड़ाई जीतकर वापसी करना उनकी विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा बन गया है। तो आज हमने यो-यो हनी सिंह के पूरे सफर को समझा। पंजाब के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से सुपरस्टार बनने तक, बॉलीवुड पर राज करने, विवादों में घिरने, एक मुश्किल व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने और फिर से दमदार वापसी करने तक। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कलाकार न केवल संगीत उद्योग को बदल सकता है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा से लाखों लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। उन्होंने पंजाबी रैप को एक ग्लोबल पहचान दी और देसी हिप हॉप के लिए दरवाजे खोले। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हनी सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर का प्रतीक है। एक ऐसा दौर जब भारत का म्यूजिक सीन हमेशा के लिए बदल गया। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि जब कोई एक कलाकार किसी जॉनर को इतना ज्यादा लोकप्रिय बना देता है अपनी खास पहचान के साथ, तो क्या उस जॉनर का भविष्य हमेशा के लिए उस कलाकार की छवि और स्टाइल से बन जाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या भारत में कमर्शियल रैप हमेशा हनी सिंह के बनाए हुए ढर्रे पर ही चलेगा या उससे आगे निकल पाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है। एक विचार जिसके साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।